guys, welcome back to our channel. Hope you all are doing good. So first of all, congratulations to all beautiful mothers who are starting their second trimester. I hope कि आज यहाँ जितनी भी mothers इस वीडियो को देखने के लिए आई हैं, being two mothers, वो या तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंट्री कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसी चैनल पर मैंने सिम्टम्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो सिम्टम्स मैंने फील किए हैं वो सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसी के साथ ही एक्सरसाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो भी मैं इसी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मैंने पर्सनली फील किए हैं, क्योंकि मैं अब सेकेंड टाइम मदर बनने जा रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर भी मैंने एक्सरसाइजेस की थी, तो वो सारे मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि मेरी लाइफ पर अभी तक पड़े हैं एक्सरसाइज के, अभी तक जो मैंने फील किए हैं वो सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो वो वीडियोस आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। देखिए 12 वीक तक हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है एंड आफ्टर दैट 13 वीक से हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 6 मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है, मीन्स कि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। अब जैसे कि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग से लेकर अब कंप्लीट होने तक जितने भी मैंने एक्सपीरियंस फील किए हैं, जितने भी सिम्टम्स मेरे साथ हुए हैं, जो मुझे प्रॉब्लम्स कह लो या फिर कह लो कि ये तो हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में कहते हैं ना कि मदर बनना इतना आसान नहीं है, तो ये तो हमें फील होते ही हैं। जितने भी एक्सपीरियंस मैंने फील किए हैं तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक चीज़ और बता दूं कि देखिए हर एक वुमेन की बॉडी ना अलग अलग होती है, हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, तो सिम्टम्स भी उसको अलग अलग होते हैं। लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को वॉमिटिंग होती है तो किसी को नहीं होती है, तो इसी तरीके से सेकेंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। और एक और बात कि जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंट्री करते हैं ना, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंट्री करने के साथ साथ ही हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक वॉमिटिंग होती है, डिजीनेस होती हैं, चक्कर आते हैं, फैटिग होता है, थकावट हमें बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि एक न्यू लाइफ हमारे अंदर जनरेट हो रही होती है। तो वो जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे अपने आप ही गायब होने लगते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंट्री करते टाइम। और कई बार तो ना क्योंकि हमें 3 महीने तक इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है वॉमिटिंग की, फैटिग की, चक्कर आने की, तो हमें लगता है कि यार हम प्रेग्नेंट भी हैं या नहीं। कई बार तो मतलब सिम्टम्स इस तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में आने के टाइम पर। तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर ना हमारा सबसे रिलैक्स वाला टाइम होता है। अब तक हमें जितना भी सब कुछ फिटिंग वगैरह फील हो रहा था ना, वो सब चला जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मेरे साथ सेम था कि जब मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंट्री की थी तो स्टार्टिंग के 10 दिन तक मेरे सेम सिम्टम्स थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले। लाइक मेरे को वॉमिटिंग भी होती थी, डिजीनेस भी होती थी, फैटिग भी होती थी, बहुत जल्दी जल्दी थकावट होती थी। तो ये सिम्टम्स थे मेरे, लेकिन शुरुआती 10 दिन तक, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 वीक्स या 13.5 वीक्स तक थी मुझे ये सब सिम्टम्स थे। लेकिन उसके बाद ये सिम्टम्स ऐसे गायब हुए ना, तो एक बार को तो मेरे को ये लगने लगा था कि यार मैं प्रेग्नेंट भी हूँ या नहीं। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि ना तो मुझे वॉमिटिंग फील होती है, ना डिजीनेस फील होती है, और अब मुझे थकावट भी फील नहीं होती, एनर्जी फील होती है। तो डॉक्टर ने उस टाइम पर मुझे बोला था कि देखो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है ना, ये हमारा सबसे रिलैक्स वाला पीरियड होता है, तो इसको जितना एंजॉय कर सकते हो करो, ठीक है। और अब क्योंकि जो हमारा फेटस है वो हमारे अच्छे से यूट्रस में अपनी जगह बना चुका है, तो ना अब उसको ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत है कि हाँ अब भी मुझे डिजीनेस और ये सब कुछ होगा, थकान लगेगी, नहीं। वो भी रिलैक्स हो चुका है, अब आप भी रिलैक्स हो जाओ। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो हमारा थोड़ा सा रिलैक्स पीरियड होता है। तो जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अपने खुद के सिम्टम्स होते हैं, हमें डिजीनेस होती है, फैटिग होता है, इसके साथ साथ हमें यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार हमें यूरिन के लिए जाना पड़ता है। इसी तरीके से सेकेंड ट्राइमेस्टर के भी कुछ अपने सिम्टम्स हैं जो कि मैंने खुद पर्सनली फील किए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो जिस दिन से हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारा एक सिम्टम है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो हमारा स्टार्टिंग से चलता है और एट द एंड ऑफ डिलीवरी
तक जो है हमें हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंस रहती है। सेकंड सिम्टम्स की बात करूँ ना, तो अब क्या होता है कि हमारा बेबी बम्प जो है वो साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? एनलार्ज यूट्रस, हमारा यूट्रस जो है वो अब ग्रो करता है। फर्स्ट टाइमेस्टर में क्या होता है कि जब फीटस हमारे यूट्रस में एंट्री करता है उस टाइम पर यूट्रस क्या होता है, वो हमारे सर्विक्स एरिया की कैविटी के अंदर होता है, तो हमें नहीं फील होता है इतना कुछ कि हम प्रेग्नेंट हैं या कुछ भारीपन ऐसा नहीं पेट में फील होता है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंट्री करते करते टाइम हमारा यूट्रस जो है वो स्ट्रेटन अप हो जाता है, वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर एंट्री करता है और उस टाइम पर हमें अपना बेबी बम्प जो है वो साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। हमें उसकी खुद हाइट जो है वो यूट्रस की बढ़ती फील होने लगती है, हमें लगता है कि हाँ कुछ है। और दूसरे भी जब हमें देखते हैं, कुछ लोगों को तो वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि येस शी इज़ प्रेग्नेंट। तो होता है क्या है कि जब हमारा यूट्रस स्ट्रेटन अप हो जाता है ना, तो एब्डोमेन हमें एब्डोमिनली फील होता है कि येस वी आर प्रेग्नेंट, येस आई एम प्रेग्नेंट। तो हमारा बेबी बम्प भी जो है वो उस टाइम पर फील होने लग जाता है। थर्ड सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो वो है ब्रेस्ट चेंजेस। देखिए वो हमने फर्स्ट टाइमेस्टर में भी फील की थी। फर्स्ट टाइमेस्टर में क्या होता है कि हमारी ब्रेस्ट में जो है वो भारीपन फील होता है, टेंडरनेस फील होती है, सोर फीलिंग आती है, मतलब हल्का हल्का सा पेन होता है ब्रेस्ट में, तो वो अभी भी रहता है। और अब क्या होता है ना कि इस ट्राइमेस्टर में आके क्या होता है कि हमारी ब्रेस्ट जो है वो लैक्टेशन के लिए तैयार हो रही होती हैं, फीड कराने के लिए तैयार हो रही होती हैं, तो हमें जो है वो भारीपन फील होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब मैं सेकेंड टाइम मदर बनने जा रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैं मदर बनने वाली थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ये क्या हो रहा है, ब्रेस्ट में इतना पेन क्यों है, कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना पेन थोड़ी ना होता होगा। तो जब आपको नहीं पता होता तो या तो आप अपने बड़ों से सलाह लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उस टाइम पर भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर इसके बारे में पूछा था कि अब तो सेकंड ट्राइमेस्टर आ गया है, अब आपने कहा था रिलैक्स करने का टाइम है, लेकिन ब्रेस्ट में तो मेरे अभी भी पेन होता है, अभी भी इतना भारीपन फील होता है। तब उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि देखो ब्रेस्ट जो है वो हमारी लैक्टेशन के लिए तैयार हो रही होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि भारीपन भी फील होता है हमें और हमें पेन भी फील होगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती कुछ भी। और दूसरा क्या होता है, निपल्स के अराउंड जो एरिया होता है ना वो डार्क होना शुरू हो जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि ये डार्क क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो नॉर्मल है, वो डार्क होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब हमारी ब्रेस्ट जो है वो लैक्टेशन के लिए तैयार हो रही होती हैं। तो ऐसे में भारीपन तो फील होता ही है, साथ ही साथ उनका साइज़ भी बड़ा होता है, तो हमें अपने ब्रा के जो साइजेस हैं उनको भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मैं फिर से कहूँगी कि नई लाइफ को जन्म देना ना इतना ईजी नहीं होता। एक वुमेन जब एक बच्चे को जन्म, कहते हैं ना कि एक औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको खुद का नया जन्म होता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में चेंजेस होते हैं। अब आपको अपने ब्रा का साइज़ भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये है थर्ड सिम्टम हमारा ब्रेस्ट चेंजेस, जो कि मैंने पर्सनली फील किया था। अब अगर मैं सेकेंड टाइम की बात करूँ ना, तो अब येस मुझे भारीपन फील होता है, येस मुझे टेंडरनेस फील होती है, पेन होता है, लेकिन साइज़ में अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारे साइजेस चेंज किए थे। अभी मुझे साइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है अगर मैं अभी की बात करूं, जब मैं सेकेंड टाइम मदर बनने वाली हूँ। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सिम्टम है, कई बार क्या होता है कि हमारे ना मसूड़ों से खून आता है या फिर नाक से नक्सीर चल जाती है। तो मैंने फर्स्ट जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पर तो मैंने ऐसा कुछ नहीं फील किया था, लेकिन अब की बार क्या हुआ था कि नाक से नक्सीर वो ज़रूर मेरी चली थी। तो एक ही बार ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और जब उनसे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि जब एक मदर जो है वो, एक लेडी जो है वो एक प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसका ब्लड फ्लो जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि फीटस को ब्लड जो है वो पहुंचाना होता है, उस तक वो ब्लड जाता है, तो इस वजह से ब्लड फ्लो हमारे अंदर बहुत फास्ट होता है। और उसी की वजह से क्या होता है कि कई बार मसूड़ों में खून या फिर नाक से नक्सीर चलती है। तो अगर ऐसा 1 या 2 बार हो तो ठीक है, नॉर्मल है, बट अगर ये रेगुलर हो और बहुत ज़्यादा हो तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ये है एक सिम्टम जो हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है हमारा ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या चीज़ है, इसमें होता क्या है ना कि हमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर मैं इस बार की प्रेगनेंसी की बात करूं तो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड होते होते 12 वीक एंड होते होते मुझे हल्के हल्के से ना कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे। अब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे फील होता है कि कॉन्ट्रैक्शन है, पीरियड्स के टाइम से पहले जब हमें हल्का हल्का सा पेन होता है ना, जिससे हमें पता लगता है
कि हाँ अब पीरियड्स होने वाले हैं, या फिर पीरियड्स के टाइम पर जब हमें हल्के हल्के से पेन होते हैं तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो फर्स्ट टाइम मदर बन चुकी हैं उनको पता होगा कि डिलीवरी के टाइम से पहले भी हमें हल्के हल्के से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ हमारा डिलीवरी का टाइम अब नज़दीक है। तो इसी तरह के कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मुझे फर्स्ट टाइमेस्टर के एंड होते ही आए थे। तो ये जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कॉन्ट्रैक्शन अब क्यों आ रहे हैं, अभी तो मेरा डिलीवरी का टाइम, तो अभी तो मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर भी एंड नहीं हुआ है, तब डॉक्टर ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो हैं हर एक वुमेन की बॉडी अलग अलग होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो आते हैं और ये नॉर्मल है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये इरेगुलर होते हैं, कभी आते हैं, कभी हल्के से फील होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ऐसे में हमें करना क्या है कि हमें अपने यूट्रस पे जोर नहीं डालना है, अपना सहारा लेकर जब बेड से सोते टाइम उठना है तब भी सहारा करवट लेनी है और उसके बाद सहारा लेकर उठना है। ऐसे ही जब बैठ के उठना है तब भी सहारा लेकर उठना है। तो यही है इसका, और इसके लिए कोई दवाई नहीं दी जाती, कुछ नहीं दी जाता, क्योंकि इरेगुलर होते हैं और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पेन होता है, हल्के हल्के से होते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। नेक्स्ट सिम्टम की अगर बात करूँ तो वो है कोलाज्मा। कई बार क्या होता है ना कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंट्री करते हैं तो कुछ लेडीज़ को डार्क पिगमेंटेशन फील होने लगती है। अब वो डार्क पिगमेंटेशन या तो चिक्स के अराउंड, आइज़ के अराउंड या फिर नेक के अराउंड फील होती है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। जब तक हम प्रेग्नेंट हैं, इवन डिलीवरी के भी 10 दिन के बाद तक ये कोलाज्मा रहता है, और उसके बाद ही धीरे धीरे हमारी स्किन जो है वो अपने आप ही क्लियर होने लगती है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे कोलाज्मा इतना ज़्यादा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि मेरे जो फीट थे, आपने तवा देखा है जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं, उसके जैसे मेरे फीट हो चुके थे। इतनी ब्लैकनेस जो है वो मेरी बॉडी पर आ चुकी थी। नेक जो है वो मेरी बिल्कुल डार्क होने लगी थी, और इवन अभी भी आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का जो है फिर से मुझे डार्कनेस आने लगी है। तो ये होता है, किसी को नेक के अराउंड होता है, किसी को फीट पर होता है, किसी को आर्म्स पर होता है। मेरे को जो हुआ था वो आर्म्स पर, फीट पर हुआ था। इवन आप अभी भी मेरा हल्का हल्का सा यहाँ पर कलर जो है देख सकते हैं फेस का और आर्म्स का। तो ये है जो हमें फील होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। झाइयाँ हो जाती हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे चली जाती हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अगर आप कुछ करोगे मुझे नहीं लगता कुछ असर उसका होगा। इसके लिए आपको मेडिसिन तो बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप अपना नेचुरल स्किन जो है वो स्किन केयर कर सकते हो तो वो ज़रूर इसमें हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम है हमारा लीनिया नाइग्रा। इसमें होता क्या है कि एक लाइन जो है वो हमारी ड्रॉ होती है, खुद ब खुद एक डार्क पिगमेंटेड लाइन बनने लगती है, जो कि यहाँ से बनते हुए यहाँ तक वो स्ट्रेटन अप जाती है। और इस लाइन के बारे में ना एक मिथ भी है काफ़ी सारी लेडीज़ में, कहते हैं कि अगर ये लाइन हमारी सीधी ड्रॉ हो रही होती है तो लड़का होता है, अगर ये थोड़ा इधर उधर होती है तो लड़की होती है। तो मुझे तो अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का तो मैंने इतना नहीं देखा था कि भाई ये सीधी थी या टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन अब की बार जो भी होगा सीधी होगी। अभी तक जो है मेरी लाइन बिल्कुल सीधी है, तो देखते हैं क्या होगा, वो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि भाई ये था और फिर ये लाइन सीधी थी, फिर लड़का हुआ या नहीं हुआ। तो ये भी मिथ है लोगों का थोड़ा सा इस लाइन को लेकर। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है हमारा स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स जो है उसमें होता क्या है कि जहाँ जहाँ हमारी स्किन स्ट्रेच होती है, लाइक हमारे पेट के, ऑफकोर्स हमारे एब्डोमेन में हमारा बेबी है तो पेट तो स्ट्रेच होगा ही, थाइज हमारी स्ट्रेच होने शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है। थाइज के अराउंड ये स्ट्रेच मार्क्स होते कैसे है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब ये स्ट्रेच मार्क्स बनने शुरू होते हैं उस टाइम क्या होता है कि हल्की हल्की से ना स्किन पे लाइनें, धसी हुई लाइनें बननी शुरू जाती हैं, हल्की हल्की लाइट पिंक कलर की, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइट पिंक कलर की लाइनें हमारे पेट के अराउंड, थाइस के अराउंड, जहाँ जहाँ भी हमारा बॉडी स्ट्रेच होती है, यहाँ पर हमारी बैक, लोअर बैक के आसपास वो धसी हुई सी लाइनें बननी शुरू हो जाती हैं, पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम जो है वो ग्रो करता है, हमारा बेबी जो है वो ग्रो करता है, टाइम नज़दीक आना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये लाइनें जो हैं वो, ये जो हमें मार्क दिख रहे हैं हल्के पिंक कलर के, अभी डार्क ब्राउन कलर के नज़र आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी ये निशान हो जाते हैं वाइट कलर के, उस टाइम पर हमारी स्किन पर ये वाइट कलर के धसी हुई सी लाइनें नज़र आती हैं। तो कुछ की बॉडी तो ऐसी होती है कि ये स्ट्रेच मार्क्स बनते भी हैं और खुद ब खुद हट भी जाते हैं, लेकिन कुछ के जो है ये लाइफ टाइम रहते हैं।
तो अगर मैं अपनी बात करूं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स बने थे, बट डिलीवरी के बाद वो अपने आप ही डिसअपियर हो गए थे, कोई भी निशान नहीं था। अब मुझे पता नहीं है अब वाली प्रेगनेंसी में क्या होगा, जैसा भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि काफ़ी सारी कंपनीज बहुत फ़ायदा उठाती हैं। वो कहते हैं कि भाई ये वाली क्रीम लगाओ तो इससे ये स्ट्रेच मार्क्स चले जाएंगे, बहुत ही महंगी महंगी क्रीम्स आती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना, किसी क्रीम से कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए, प्रेगनेंसी में नॉर्मल है जो होगा, और ये होता ही है। तो आपको, मुझे नहीं लगता, किसी भी स्ट्रेच रिडक्शन क्रीम को अपनी बॉडी पर ऐसे में यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर आप अपनी स्किन को जितना ज़्यादा हाइड्रेट रखोगे, उसको ड्राई होने से बचाओगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है कि हमें ये मार्क्स जो हैं वो कम पड़ें या ना पड़ें। और आप नेचुरल स्किन केयर अपना कर सकते हो। लाइक आप ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों को मिक्स करो और उसकी मसाज करो। ये मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में किया था और मैं अभी भी कर रही हूँ। भले ही मेरे अभी स्ट्रेच मार्क्स हल्के हल्के से हैं, लेकिन मैं इसीलिए कर रही हूँ कि जितने भी हैं ये अपने आप ही फिर बाद में डिसअपियर हो जाएं। तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, बट भूल कर भी ना किसी भी मेडिसिन को यूज़ मत करो। कुछ नहीं होगा, आपका मनी भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेच रिडक्शन क्रीम इसमें कुछ कर सकती हैं। आप अपना नेचुरल स्किन केयर करो, स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, जितना हो सकता है पानी पियो। तो बस यही है। मैं भी अब अपना याद आ गया मुझे, मैं भी पानी पी लेती हूँ। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट के ब्लॉग में आप लोगों के साथ सेकंड ट्राइमेस्टर का फुल डे का रूटीन शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक बोतल जो है वो डिसाइड कर रखी है कि ये बोतल मैंने दिन में 5 से 6 बार पीनी है, तो ये मैं पीती हूँ। तो अभी मैं वाटर ब्रेक ले लूँ, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम की। नेक्स्ट सिम्टम होता है हमारा वेजिना डिस्चार्ज। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतना ज़्यादा वेजिना डिस्चार्ज नहीं था, बट इस बार की प्रेगनेंसी की बात करूं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा वेजिना डिस्चार्ज होता है। लेकिन देखो, डिस्चार्ज भी जो है वो, अगर मिल्की आपका डिस्चार्ज है, अगर वो मिल्की डिस्चार्ज है और थिक नहीं है, तो वो डिस्चार्ज जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। मीन्स आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है, ठीक है। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज आपका ब्राउन है या फिर थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है, लाइक जैसे चीज़ होता है इस तरीके का है, या फिर उसमें से स्मेल आ रही है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि इस तरीके का डिस्चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो। तो ऐसे में ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो लिक्विडी है और मिल्की डिस्चार्ज है, तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्चार्ज होगा। बस आपको करना क्या है, अगर आपको ज़्यादा गीलापन फील हो रहा है तो आप 2 बार अपने अंडरगारमेंट्स चेंज कर सकते हो, और आपका जो वेजिना का जो पार्ट है उसको आप वी वॉश से जो है वॉश कर सकते हो। क्योंकि ऐसे में ना, अगर हम ज़्यादा ये साबुन वगैरह और इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि बहुत ही, अब एक बेबी हमारे अंदर ग्रो कर रहा है, तो ऐसे में ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। वी वॉश जो है वो स्पेशली, उसमें पीएच लेवल भी हाई रहता है और वो स्पेशली वॉश के लिए ही बना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे में। और अपने अंडरगारमेंट्स को जो है रेगुलरली 2 बार चेंज कर लें अगर आपको ज़्यादा गीलापन फील हो रहा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर मिल्की डिस्चार्ज है तो। नेक्स्ट सिम्टम की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट सिम्टम होता है हेडेक। तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में हेडेक हुआ था, ना ही सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे हेडेक अभी तक हुआ है, टच वुड। लेकिन कुछ लेडीज़ को जो है वो फील होता है हेडेक। तो ऐसे में आप हेडेक के लिए क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइजेज कर सकते हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हो, जो कि मैंने इसी चैनल पर शेयर भी की हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पर, कि आप कौन कौन से योगा कर सकते हो। योगा से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रेस रिलीफ कुछ हो सकता है, जो कि मैंने पर्सनली फील किया है। तो आप योगा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको योगा करने के बाद भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन सब से भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप जो है पैरासीटामोल ले सकते हैं, बट अपनी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके ही वो लीजिए, क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो सबसे सेफ़ जो है वो प्रेगनेंसी में मानी गई है कि सबसे सेफ़ मेडिसिन है ये, अगर आपको ऐसा कुछ कोई भी पेन की प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है ना, तो बिना डॉक्टर की सलाह के बिना आप कुछ भी ऐसी मेडिसिन मत लीजिए, कुछ भी मत लीजिए। जो डॉक्टर कहती हैं वो आप कीजिए, क्योंकि ऐसे में डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है।
नेक्स्ट सिम्टम और सबसे प्यारा सा सिम्टम है हमारा क्विकनिंग है। अब इसमें होता क्या है ना कि हमें बेबी की मोमेंट्स फील होती हैं। अब ये मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये मोमेंट जो होती है, ये अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई लेडी प्रेग्नेंट होने जा रही है तो 18 वीक से जो है उसको ये मोमेंट फील होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार उसे थोड़ा लेट भी हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 17 वीक में, मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में 17 वीक्स के अराउंड मुझे बेबी की मोमेंट फील हुई थी। और अगर मैं इस बार की प्रेगनेंसी की बात करूं, सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी की बात करूं ना, तो बहुत ही अर्लियर जो है वो मुझे ये मोमेंट फील होनी शुरू हो गई थी। मेरे बेबी का अराउंड उस टाइम पर 15 वीक जो है वो फिनिश हुआ ही था, 16 वीक स्टार्ट हुआ था जब मुझे ये मोमेंट्स जो है वो बेबी की फील होने लगी थी। किक जब बेबी करता है, जब बेबी रोल करता है, मूवमेंट करता है, तो हमें फील होता है कि हाँ कुछ हमारे अंदर है, एक लाइफ है, जो कि मुझे इस प्रेगनेंसी में बहुत ही अर्लियर फील हुई थी। और सच कहूँ ना, देखो अभी भी जब मैं इस सिम्टम की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इस टाइम पर भी थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाते हो जब आप फर्स्ट टाइम अपने बेबी की ये मोमेंट फील करते हो। क्योंकि एक माँ जो है, कहते हैं ना कि एक माँ का जो है उस टाइम पर सारा दर्द वो भूल जाती है जब अपने बेबी को हैप्पी देखती है, जब वो ये फील करती है कि हाँ मेरा बेबी अंदर ठीक है, वो मूव कर रहा है, वो किक कर रहा है। तो वो टाइम सबसे इमोशनल टाइम होता है। और ये वाली जो फीलिंग होती है ना, इसको आप वर्ड्स में बता ही नहीं सकते कि कितनी प्यारी ये फीलिंग होती है। हमें बेबी की किक फील होती है जब वो मूव करता है, तो हमारा जो है हमें पता लगता है कि हमारा बेबी जो है वो अंदर रोल कर रहा है। और फर्स्ट टाइमेस्टर में क्या होता है कि उस टाइम पर भी हमें बेबी की मूवमेंट्स फील होती हैं, लेकिन उस टाइम मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जैसे कोई गुदगुदी करता है ना, पेट में हल्की हल्की सी गुदगुदी होती है। ये बटरफ्लाईज जिसको बोलते हैं, बटरफ्लाई मोमेंट भी बोलते हैं, तो इस तरीके की होती है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें साफ साफ अपने बेबी की किक फील होती है, वो रोल कर रहा है, वो पता लगता है। तो ये बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है जो कि हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो 18 to 24 के अराउंड आपको, 18-24 वीक्स के अराउंड आपको ये फीलिंग आने लगती है। और अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो मेरी तरह, तो आपको बहुत ही जल्दी 15 से 16 वीक के बीच में भी जो है मोमेंट फील होने लग जाती है। तो ये सबसे बढ़िया वाला सिम्टम है इसका, हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर का। नेक्स्ट सिम्टम है हमारा लेग क्रैम्प। लेग क्रैम्प के टाइम पर होता क्या है ना कि हमें जो है हमारी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, पिंडलियों में हमें पेन शुरू हो जाता है, पिंडलियाँ टाइट लगनी शुरू हो जाती हैं, मरोड़ आते हैं एक तरीके से ना। तो ये होता क्यों है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण हमारी बॉडी में ऐसी जो है लेग क्रैम्प्स आते हैं। तो डॉक्टर हमें सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही कैल्शियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स दे देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको पेन है अभी भी, तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। आप लोगों को इसी चैनल पर मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आप लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज देख सकते हैं, लेग्स के लिए, बैक के लिए, फुल बॉडी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज शेयर करूंगी आप लोगों के लिए, ताकि पेन ना हो। बहुत जगहों पर हमें किसी को बैक एक फील होता है, किसी को हेडेक फील होता है, किसी को लेग क्रैम्प्स फील होता है। तो इस सब के लिए मैं आप लोगों के लिए सेकंड ट्राइमेस्टर में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो आप लोगों को जरूर देखना है। अब जब पेन की ही बात चल रही है तो नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं जो पेन से रिलेटेड है और जो कि हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में फील होता है और जो कि मुझे पर्सनली भी फील होता था, वो है बैक एक। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारा बेबी जो है वो हमारे एब्डोमेन के अंदर ग्रो करता है, तो हमारे एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो इससे होता क्या है ना कि, और अराउंड हमारा 9 से जो है 14 किलो तक पूरी प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है। हमारा वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि आप मुझे स्क्रीन पर देख ही रहे हो, मेरा भी बढ़ चुका है। तो और ये नॉर्मल है और ज़रूरी भी है बढ़ना। आपका वेट बढ़ना ज़रूरी भी है, नॉर्मल भी है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यार हम मोटे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। देखिए फिटनेस आपकी लाइफ टाइम पड़ी है। आफ्टर आप अपना स्ट्रेचिंग करो, फिट रहो, ठीक है। लेकिन ये वेट जो है ये बढ़ेगा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये वेट जब हमारा बढ़ता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी स्पाइन को इस वेट को भी मैनेज करना होता है जो हमारा वेट बढ़ रहा है। और दूसरा क्या होता है, हमारा एब्डोमेन अब आगे की तरफ जाता है, तो हमारी स्पाइन की जो है मसल्स खींचती हैं उस टाइम पर जब हमारा एब्डोमेन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, कुछ लोगों की तो हमारी जो बैक जो है वो कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से बैक एक जो है वो होते हैं, और ये नॉर्मल है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट सिम्टम की बात करूं जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी दोनों में ही मैंने फील किया है, वो सिम्टम है हार्ट बर्न। अब ये हार्ट बर्न क्यों होता है? देखिए होता क्या है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जो है हमारी प्रेगनेंसी को
सपोर्ट करने के लिए होता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो लूजन अप हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वॉल होती है, वो भी लूजन अप हो जाती है, जिसके कारण जो स्टमक में एसिड बनता है वो सारा ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करता है। और उससे होता क्या है कि हमारे फूड पाइप में एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिससे हम कहते हैं ना कि खट्टी डकारें आती हैं या फिर जलन आती है, या कई बार डकार के साथ हमें ऐसा लगता है कि जैसे खाना भी बाहर निकलेगा और बहुत ज़्यादा जो है हमें जलन फील होती है। तो वो इस सब के कारण होती है। तो हाँ, इसके लिए आपको करना क्या है, मेरी जो डॉक्टर ने जो मुझे सजेस्ट किया था वो सजेस्ट किया था, जो स्पंजी जो रसगुल्ले आते हैं, ठंडे वाले रसगुल्ले आते हैं, वो खाने के लिए सजेस्ट किया था। नारियल पानी जो है वो आप ले सकते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ जो है आप अपने जो भी मसालेदार चीज़ें हैं, जो भी तली हुई चीज़ें हैं, वो आपको बंद करनी होगी अगर आपको हार्ट बर्न से बचना है। तो जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं और ऐसे में एसिड बनता है तो बहुत ही कई बार तो क्या होता है कि हमारा जो है हमें फील होता है कि हमारे गले में भी खराश हो जाती है इसकी वजह से। और इसके साथ ही दूसरी चीज़ आपको करनी क्या है कि जो आप खाना खा रहे हो वो आपको एकदम से नहीं खाना है, उसको आपको जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और थोड़ा थोड़ा खाना है, ताकि आपको डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम ना हो और एसिड रिफ्लक्स ना हो। लेकिन फिर भी अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो उस टाइम पर डॉक्टर ने जो है मुझे 2 चीज़ें दी थी। फर्स्ट जो मैंने बताया कि स्पंजी रसगुल्ला मुझे खाने के लिए बोला था कि इससे आपको आराम आ जाएगा, लेकिन उससे भी मेरे को जो है 30 to 35% ही आराम आया था। तो उसके बाद जो है डॉक्टर ने एक मुझे लीवर की जो है पीने का सिरप दिया था, ताकि लीवर जो है वो अच्छे से काम कर सके। तो उसके बाद जो है मुझे एसिड में बहुत ज़्यादा आराम आ गया था। और दूसरा जो मैंने चीज़ अपने साथ की थी वो थी कि मैं अपना खाना जो है वो सोने से 2 घंटे पहले फिनिश कर लेती थी और उसके बाद वॉक करती थी, ताकि जो खाना मैंने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और एसिड रिफ्लक्स ना हो। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट और सबसे ज़्यादा अनबियरेबल जो मैंने सिम्टम फील किया है अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी और आपकी प्रेगनेंसी में भी, वो है इचिंग। अब इचिंग क्या होती है कि 25% वुमेन जो है उनको इचिंग होती है पेट के अराउंड, थाइस के अराउंड, ब्रेस्ट के अराउंड, क्योंकि उनका साइज़ बढ़ता है, बॉडी स्ट्रेच होती है, तो ऑफकोर्स इचिंग होगी। बट मेरी प्रेगनेंसी में ये सिम्टम जो है वो बहुत ही इन सब चीज़ों से हटकर है। बहुत ही गंदे वाली इचिंग होती है। इचिंग इतनी ज़्यादा, पूरी रात भर मुझे जागना पड़ता था अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर। मैंने ये देखा है कि रात से कहते हैं ना चाँद से सूरज कब आया है, रात से दिन कब हुआ है, वो मैंने जागते हुए इचिंग करते हुए रातें बिताई हैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी। और लेकिन इस टाइम की प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि मुझे बहुत ही अच्छी गाइनो मिली, जिन्होंने मुझे बताया कि इचिंग होती क्यों है, इसका क्या रीज़न है। फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मेरे पास जो है कोई मुझे समझाने वाला नहीं था, सबने कहा था कि नॉर्मल है, जो मैंने बहुत ज़्यादा बियर की। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि मेरी बॉडी पर जो है वो आर्म्स के ऊपर, नेक के अराउंड, ब्रेस्ट के अराउंड, पेट के अराउंड, थाइस के अराउंड, पैरों के आसपास जो है इतने ज़्यादा मार्क आ चुके थे कि वो जो है मुझे उस टाइम पर 1 साल लगा था उन सारे मार्क्स को हटाने में। धीरे धीरे वो मार्क्स गए थे। इस टाइम की प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि जैसे ही मुझे 5th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम से मुझे ये खारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और इस स्क्रीन पर मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके के, क्योंकि जब आपको खारिश होती है आपको नहीं पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी चीज़ ले रहे हो। मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में जो आता था, गिलास आ रहा है, किसी चीज़, कोई नुकीली चीज़ है, कोम है, कुछ भी है। यहाँ तक कि एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि चाकू भी मैंने अपनी बॉडी पर यूज़ की, क्योंकि वो खारिश इतनी गंदी वाली खारिश होती है, अनबियरेबल होती है। तो वो आप स्क्रीन पर पिक्चर्स देख सकते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम है ना, ये हर किसी लेडी के साथ नहीं होती, बट जिनके साथ होती हैं वो अच्छे से जान सकती हैं और वो अच्छे से समझ सकती हैं कि कितनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इचिंग क्यों होती है, क्या रीज़न है, इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट इस ब्लॉग में नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी गायने को खुद ही नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डीपली डिस्कशन करने की ज़रूरत है। हर किसी को इसकी नॉलेज नहीं होती, बट इस टाइम पर मेरा गुड लक ये रहा है कि मुझे ऐसी गायनो मिली जिन्होंने मुझे बताया कि ये क्यों होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट
बट इस वीडियो में नहीं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो है क्यों होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने वाली प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया और आपने कर लिया। मैं डीपली बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आई एम सॉरी, आपको नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा। कि मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बोल दिया गया था कि ये नॉर्मल है और मैंने ये बहुत बियर किया था, बियर करना ही पड़ा था। लेकिन आफ्टर डिलीवरी मेरे बेबी को भी इस जो है इचिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ा था। तो मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो आगे किसी और के साथ हों। तो इसके लिए हम डीपली जो है वो डिस्कशन करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, ये थे मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर के सारे एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हर एक वुमेन की बॉडी, हर एक वुमेन का प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो उनके सिम्टम्स भी जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और जो कुछ फीमेल जो हैं वो कुछ सिम्टम्स को लेकर कन्फ्यूज़न रहती हैं कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं है, वो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे सिम्टम्स की कन्फ्यूज़न मैंने अच्छे से दूर करने की कोशिश की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर सिम्टम्स। और इसके बाद भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी ऐसा सिम्टम है या फिर कुछ भी अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके जो है आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दिए जाएगा। इसके बाद की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, जो कि मैंने आप लोगों को बोला है कि लेग क्रैम्प, बैक एक, इन सब के लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो शेयर करूँगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की टू मेंटेन आवर फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड इसके साथ साथ जो है बहुत ही जो डेंजरस जो सिम्टम है इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस सब के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आने वाली वीडियोस का जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही वो वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। जब तक के लिए हेल्दी खाइए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए और हाँ, एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा।